नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट अभी एक नए क्रूशियल फेज में एंटर कर चुका है। रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप अब एयरफ्रेम इंटीग्रेशन से निकलकर इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक्स सिस्टम इंटीग्रेशन फेज में एंटर करने वाला है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल हिस्सा माना जाता है। अभी के टाइम पर एचएएल के प्रोडक्शन फैसिलिटी में इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंटरफेस वर्क वगैरह किया जा रहा है और सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोसेस भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब है कि एवियोनिक्स मॉड्यूल जैसे कि रडार्स, मिशन कंप्यूटर्स, कॉकपिट डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बाकी ऑक्सिलरी सिस्टम भी असेंबली लाइन के ऊपर पहुंचने लगे और इससे पहले एयरफ्रेम का इंटीग्रेशन पहले से कंप्लीट किया चुका था, जिसमें फ्यूजलाज सेक्शन, विंग्स और टेल सेक्शन को सक्सेसफुली मेट किया गया था। अब जो अगला फेज स्टार्ट होने वाला है उसमें एयरक्राफ्ट की ग्राउंड टेस्टिंग, इंजन और टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट किया जाने वाला है। अभी इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप का पहला टेस्ट फ्लाइट 2026 की ईयरली हाफ में करने का प्लान किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी पहले से ही तेजस मार्क 2 की 6 स्क्वाड्रन को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा चुका है और आगे चल के अगर तेजस मार्क 2 का परफॉर्मेंस बेहतर पाया गया तो नंबर और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी किया जा रहा है। और अभी एचएएल की तरफ से तेजस मार्क 2 के लिए एक डेडिकेटेड असेंबली लाइन को भी सेटअप करना स्टार्ट किया जा रहा है, जहां पर आगे चल के तेजस मार्क 2 के सभी ट्रायल कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही इनका मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकेगा। अगला अपडेट डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एआरडी की तरफ से है, जिनकी तरफ से भी बात कंफर्म किया गया कि अभी डीआरडीओ की तरफ से एक एयर लॉन्च पिनाका सिस्टम को डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। ये भारत के इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेक थ्रू होने वाली है, क्योंकि अब डीआरडीओ एक ऐसा पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने जा रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में SU-30 MKI, रफाल, मिराज 2000 और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट से मीडियम कैलिबर प्रिसिजन रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इजरायली मेड रैम्पेज मिसाइल का एक इंडिजिनस ऑप्शन होने वाला है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इसमें पिनाका मार्क 4 को सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है, जिसे एयर लॉन्च वेरिएंट के तौर पर मॉडिफाई किया जाने वाला है। ये एक 300 किलोमीटर रेंज का गाइडेड रॉकेट होने वाला है, जो पहले से ही इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अभी पिनाका 3 को भी बेस करके एक एयर लॉन्च वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसका रेंज 120 किलोमीटर तक होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस वजह से इसमें इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इजरायली ओरिजिन रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है, जिसे रिसेंटली हुई भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जगुआर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरवेज के रडार स्टेशन को टारगेट किया गया था। रैम्पेज मिसाइल की 250 किलोमीटर की रेंज और प्रिसिजन की वजह से इंडियन एयरफोर्स इसकी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुआ था, लेकिन क्योंकि वो एक इंपोर्टेड सिस्टम है तो इस वजह से अभी इंडिजिनस अल्टरनेटिव को बनाने पर फोकस किया जा रहा है। ये मिसाइल ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे क्रूज मिसाइल का एक लाइटर और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, जिसे मिशन के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ के एम्बिशियस प्रोजेक्ट विरूपाक्ष रडार की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली प्रोजेक्ट विरूपाक्ष के अंदर एक हाई एंड एएसआर रडार को डेवलप करना स्टार्ट किया जा चुका है, जिसे फ्यूचर में SU-30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाने वाला है। यह रडार पुराने रशियन ओरिजिन N011M बार्स की PASR रडार का रिप्लेसमेंट होने वाला है और इसे डीआरडीओ की LRD लैब की तरफ से डिजाइन किया गया है। अभी जो प्लान सामने आ रहा है उसके मुताबिक विरूपाक्ष रडार को एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने से पहले अभी इसकी लगभग 200 शॉर्टेज को प्लान किया गया, जिसमें इसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग को किया जाने वाला है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी ट्रैकिंग के अलावा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्शन टेस्टिंग भी शामिल होने वाली है। यह रडार 950 mm डायमीटर के एंटीना के ऊपर बेस होने वाला है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 2400 के आसपास गैलियम नाइट्रेट बेस्ड TR मॉड्यूल मौजूद होने वाले हैं। गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी की वजह से रडार को बेहतर रेंज, लो पावर कंजप्शन और इंप्रूव थर्मल मैनेजमेंट मिलने वाला है, जिस वजह से इसकी डिटेक्शन रेंज फाइटर साइज टारगेट के लिए
300 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होने वाला है। और स्टेल्थ टारगेट के लिए जैसे कि चाइना की J-20 या पाकिस्तान की फ्यूचर J-35 जैसे फाइटर जेट के लिए जिनका आरसीएस अप्रोक्सीमेटली 0.01 मीटर स्क्वायर के आसपास होने वाला है, उनको भी ये रडार 200 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। डीआरडीओ के प्लान के मुताबिक रडार का इंटीग्रेशन HAL के नासिक फैसिलिटी में किया जाने वाला है, जहां पहले भी 200 से ज्यादा SU-30 MK का प्रोडक्शन किया जा चुका है। इसके अलावा रडार का मॉड्यूलर डिजाइन इसकी मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड को भी काफी आसान बनाने वाला है। इस रडार की सर्टिफिकेशन सेलमेक और DGAQA की तरफ से किया जाने वाला है, जिसमें एयरवर्थनेस, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और कॉम्बैट रेडीनेस जैसे पैरामीटर को चेक किया जाएगा। और इस सर्टिफिकेशन 2028 के आसपास मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद इसे इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MK फाइटर जेट या सुपर सुखोई में इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से भी ऑफिशियली S-400 सिस्टम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया जा रहा है, जिसका मेन गोल इन सिस्टम की 90% अप टाइम अवेलेबिलिटी को हमेशा मेंटेन करने का होने वाला है। ये डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की तरफ से क्लियर किया गया, जो कि रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए काफी स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रशिया के अल्माजेंटे कॉर्पोरेशन के साथ फाइनलाइज किया गया। इसमें सिस्टम के रेगुलर मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट सप्लाई और टेक्निकल सपोर्ट भी शामिल है। S-400 सिस्टम में मल्टीपल रडार, लॉन्चर और एडवांस कंट्रोल और कमांड यूनिट मौजूद होने वाले, जिनका मेंटेनेंस काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑनसाइट रशियन टेक्नीशियन सपोर्ट, इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल का ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट को लेकर रबस्ट सप्लाई चेन एस्टेब्लिश किया जाने वाला है, जिससे इस सिस्टम की कॉम्बैट रेडीनेस हमेशा मेंटेन रहने वाले हैं। S-400 सिस्टम को भारत के इंडिजिनस सिस्टम जैसे कि आकाश, बैरक 8 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया, जिस वजह से एक मल्टी लेयर शील्ड को तैयार किया जा सकेगा। S-400 सिस्टम का 91 N6E बैटल मैनेजमेंट रडार और 40 N6 लॉन्ग रेंज मिसाइल इसे हाई एल्टीट्यूड और एक्सटेंडेड रेंज वाले थ्रेट के अगेंस्ट में भी काफी पावरफुल बनाने वाला है। रिपोर्ट्स और एक्सपोस्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी S-400 सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड टेरेन में भी टेस्ट किया जा चुका है, जहां इन सिस्टम की तरफ से लो फ्लाइंग और हाइपरसोनिक थ्रेट के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया गया था। आपको याद होगा कि S-400 सिस्टम डील पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कटसाक्ट को लगाने का धमकी दिया गया था, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दिया गया था। अभी कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भारत की तरफ से एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल सपोर्ट फ्रेमवर्क को भी रेडी किया जा रहा है, जिससे यूनाइटेड स्टेट की सैंक्शन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारे ऊपर काफी हद तक मिनिमाइज होने वाला है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी लोकल मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट प्रोडक्शन को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे हम आगे चल के S-400 रिलेटेड किसी भी मेजर कंपोनेंट को भारत में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट चाहकर भी कोई सैंक्शन को लागू नहीं कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी के बैरक 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अपग्रेड को लेकर है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दिया गया। ये प्रपोजल बैरक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने को लेकर होने वाला है, जिसे नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप में अभी डिप्लॉय किया गया है। और जब तक हमारी इंडिजिनस VLSR से हम डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं होता और अभी इसको हमारे फ्रंटलाइन वॉरशिप में इंटीग्रेट नहीं किया था, तब तक बैरक 1 को कॉम्बैट रेडी रखने की कोशिश किया जा रहा है। ये प्रपोजल 67,000 करोड़ की मॉडर्नाइजेशन पुश का एक पार्ट था, जहां इंडियन नेवी की तरफ से अपने एजिंग वेपन सिस्टम को अपग्रेड करते हुए नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए इनको तैयार करने का प्लान किया गया था। इस मिसाइल सिस्टम को 2000 के आसपास इजराइल से एक्वायर किया गया था, जो कि एंटीशिप मिसाइल, एयरक्राफ्ट और UAV के अगेंस्ट में पॉइंट डिफेंस रोल को प्रोवाइड कर सकता है। बैरक 1 एक कॉम्पैक्ट वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिसमें 8 सेल मौजूद होता है और इसमें एक रडार बेस्ड C3I फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया होता है, जो कि 360 डिग्री में रडार को कवरेज कर पाता है और इनकमिंग मिसाइल को सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पर भी इंटरसेप्ट कर पाता है और इसका मैक्सिमम रेंज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास होता है। अभी इंडियन नेवी के दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर जैसे शिप्स में इसे रेट्रोफिट करके मिसाइल कैपेसिटी को 32 के आसपास इंक्रीज करने का प्लान किया जा चुका है, लेकिन अभी ये सिस्टम काफी पुराने होने लगे हैं। बैरक 1 सिस्टम इंडियन नेवी में पिछले 20 साल से ऑपरेशनल है और अभी इसमें काफी सारे इशू फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें कंपोनेंट फेल्यूर, मॉडर्न थ्रेट के अगेंस्ट में इनकी लिमिटेड कैपेबिलिटी और रडार कॉम्पेटिबिलिटी चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से अभी इनको मॉडर्न सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है।
इस अपग्रेड का मेन फोकस ELM-2221 फायर कंट्रोल रडार होने वाला है। इसके अलावा सीकर टेक्नोलॉजी और इसकी कमांड एंड कंट्रोल इंटीग्रेशन को मॉडर्न ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंप्रूव करने का प्लान किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य इन सिस्टम को फ्यूचर थ्रेट जैसे कि सी स्किमिंग मिसाइल और एडवांस यूवी के अगेंस्ट में भी इफेक्टिव बनाने का होने वाला है। बैरक 1 सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी फुल्ली कंपैटिबल होने वाला है और ये अपग्रेड इंडियन नेवी के लेयर्ड एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने वाला है, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सभी एक इकोसिस्टम में काम करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।